हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी के सिलेबस में जैसे कि हम यूपीएससी और सिविल सर्विसेज या यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में जैसे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की सीरीज़ देख रहे थे, ईपीएफओ स्पेशली ईपीएफओ के पर्सपेक्टिव में। तो आज हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट का 6 लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। आज हम एंग्लो मैसूर वार जो हुई थी उसमें हम एंग्लो मैसूर वार कवर करेंगे, चारों वार्स जो हुई हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने देखा था कि किस तरह भारत में धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने आना शुरू किया और अंग्रेज़ कैसे व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित हो गए। इसके बाद हमने ये देखा जब वो व्यापारिक से राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित हो गए। अब आज के लेक्चर में हमने तो पिछली जो लेक्चर्स अब तक डिस्कस किए हैं 5 लेक्चर्स, जैसे कि हमने आपको बताया था, वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हमने डिस्कस किए थे। अब हमारे मेन टॉपिक शुरू होने जा रहे हैं आज के लेक्चर से। आज का लेक्चर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एंग्लो मैसूर वॉर देखेंगे। हम देखेंगे कि बंगाल में किस तरह अंग्रेज़ों ने अपना शासन स्थापित किया और सुदृढ़ किया, और यहाँ स्थापित होने के बाद अब उन्होंने धीरे धीरे अपना साम्राज्य को कैसे एक्सपेंड किया, अपने साम्राज्य को विस्तार करना कैसे शुरू किया। तो ये सारे ही इसमें क्रोनोलॉजी जो आप देखेंगे, जो क्रोनोलॉजी होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टाइमलाइन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टाइमलाइन से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स। तो हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों ने बंगाल पर हुकूमत कायम की। बंगाल में मुर्शिद कुली खां के बाद जितने भी वो नवाब आए उसमें सबसे योग्य जो शासक था वो सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला को उन्होंने किस तरह प्रतिस्थापित किया। अंग्रेज़ों की जैसे कि फूट डालो की और राज करो की नीति थी, उसमें उन्होंने किस तरह सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को स्थापित किया, मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को लाए। तो फिर किस तरह प्लासी के युद्ध की कंडीशंस पैदा हुई, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे, और टाइमलाइन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम ब्रिटिश विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। जैसे कि हमने देखा था कि अंग्रेज कंपनी जो व्यापारिक ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किस तरह व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित हुई। अब जब वो राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित हो गई और उसने अपनी स्टार्टिंग कहाँ से की थी? बंगाल से। तो इसलिए अब हम बंगाल से ही उनको शुरू करेंगे। जितनी भी हमारी मेडिएवल मॉडर्न हिस्ट्री है वो हम बंगाल से ही पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि बंगाल ही सबसे ज़्यादा व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था, जिसने और देश जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनको अपनी ओर आकर्षित किया। यहाँ की समृद्धि ने, यहाँ की प्रॉस्पेरिटी ने, क्योंकि यहाँ लोग धनवान थे बहुत ज़्यादा। यहाँ जितने भी शिल्पकार थे, शिल्प धंधे बहुत ज़्यादा, छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जो थे बहुत ज़्यादा बंगाल में विकसित थे। तो कैसे किस तरह उनका आगमन हुआ ये तो हम सब देख चुके हैं। अंग्रेज़ों का आगमन भी देख चुके हैं हम अंग्रेज़ों के स्थापना भी देख चुके हैं। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि किस तरह उन्होंने बंगाल में एक एक शासक को हटाना शुरू किया और यहाँ के राजस्व अधिकारों पर अपना अधिकार किया, यहाँ के निजामत पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अपनी व्यापारिक और राजनीतिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक क्षेत्रीय विस्तार के चरण का आरंभ किया, और इसी विस्तार के चरण में ही भारत, एशिया के देश और अफ्रीका की कंट्रीज शामिल थे। तो अंग्रेज़ों की जो विजय, भारत पर विजय है, वो इसी वैश्विक जो ग्लोबल पॉलिटिकल इवेंट है उसी के घटनाक्रम में की दृष्टि से इसको देखा जाता है। तो अब सबसे पहले देखते हैं बंगाल में अंग्रेज़ों एवं बंगाल के नवाब के बीच मतभेद। जब वो स्थापित हो जाता है, अंग्रेज जब भारत में कलकत्ता में स्थापित हो जाते हैं, तो ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल कैसा था? मुगल शासन के अधीन बंगाल एक सूबा था, यानी कि मुगल शासन कहाँ से होता था? अवध से। वहाँ जितने भी क्षेत्रीय शासक थे, जैसे कि बंगाल हुआ, जितनी भी क्षेत्रीय सत्ताएं थी, बंगाल था आपका, मैसूर था, ये सब मुगलों के अधीन ही आते थे। और मुगल यहाँ पर जितने भी क्षेत्रीय राजा थे या सूबेदार थे, इनको स्वायत्तता प्रदान कर रखी थी। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद अंग्रेज जितनी भी मुगल जो शासन था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, और जितने भी क्षेत्रीय सूबेदार या क्षेत्रीय जमींदार हुआ करते थे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन स्वतंत्र घोषित तो कर दिया, लेकिन फिर भी वो मुगल शासक को अपने प्रतिनिधि के रूप में मानते थे। जैसे कि हम देखेंगे, आपको पता ही होगा कि भारत ने आज़ादी के बाद भी ब्रिटिश क्राउन को अपने प्रतिनिधि के रूप में माना। जैसे कि कॉमनवेल्थ नेशंस जैसे अंडर आते हैं ब्रिटिश के अंडर, तो उसको क्या माना जाता है? प्रतिनिधि के रूप में। ब्रिटिश क्राउन जो है, जो
ब्रिटेन की राजशाही है उसको क्राउन के रूप में माना जाता है। इसी तरह मुगल शासक को भी क्राउन के रूप में मान्यता प्राप्त थी। हालांकि उनका डायरेक्ट कंट्रोल शासक जितने भी क्षेत्रीय शासक थे उन पर नहीं होता था। तो नवाब पर शासन कर बंगाल के नवाब बंगाल, बिहार और ओडिशा के शासक थे। यानी कि जो बंगाल का प्रांत था उस प्रांत के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता था? आज का बंगाल आता था, आज का ओडिशा आता था और आज का बिहार आता था। 18वीं सदी के बंगाल से यूरोप को निरंतर कच्चे उत्पादों जैसे शोरा, क्योंकि शोरा कहाँ मिलता है? वो आपको मिलेगा बिहार में, आज का जो बिहार है। तो और बंगाल प्रांत के अंदर ही बिहार भी आता था, तो इसलिए शोरा वहाँ से प्राप्त होता था। चावल आपके बंगाल से ही होते थे, नील होता था प्राप्त, यह आपका उड़ीसा और बंगाल से प्राप्त होता था। काली मिर्च साउथ स्टेट से प्राप्त, दक्षिण के जितने राज्य थे वहाँ से प्राप्त होती थी। चीनी, रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई बुनाई के सामान, ये सभी का बंगाल से निर्यात किया जाता था। इसलिए बंगाल बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था और निर्यात जो किया जाता था वो ना केवल सिर्फ इंडिया के क्षेत्रीय राज्यों में किया जाता था बल्कि इंडिया के बाहर भी यूरोपीय देशों में भी किया जाता था। इसीलिए यूरोप के देश जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज भारत की तरफ आकर्षित हुए इसकी समृद्धि को देखने की समृद्धि की वजह से। तो प्रारंभिक 18वीं सदी में ब्रिटेन को एशिया से होने वाले आयात का 60% सामान बंगाल से ही जाता था। अब बताइए, खाली ब्रिटेन में ही, केवल ब्रिटेन के अंदर ही जितना भी बाहर से सामान आता था, एशिया से सामान आता था, उसका 60% खाली इंडिया से, और इंडिया में भी केवल बंगाल से ही 60% सामान उनके बाजारों में जो होता था। जैसे कि आज हमारे यहाँ के बाजारों में, इंडिया के बाजारों में चाइना का सामान से पटे हुए होते हैं, चीन के सामान से, इसी तरह बंगाल के सामान से यूरोपियन बाजार पटे हुए होते थे और उसमें भी 60% खाली बंगाल का ही होता था। भारत में भी सिर्फ बंगाल का ही 60% हिस्सा था, तो इसलिए वो और ज़्यादा आकर्षित हुए। अब 1700 में मुर्शिद कुली खां, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, क्रोनोलॉजी है कि 1700 में सबसे पहले बंगाल में मुर्शिद कुली खां को जो मुगल शासक थे उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में या सूबेदार के रूप में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। मुर्शिद कुली खां बने यहाँ के बंगाल के नवाब। इन्होंने ही अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। ये 27 साल तक इनका शासन रहा। 27 साल के बाद इनका दामाद जो था शाह शुजा, जिसे शाह शुजा के नाम से जाना जाता था, शाह शुजा, ये बंगाल का नवाब बना 1727 में। ये टाइमलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्रोनोलॉजी के ये ऑर्डर में आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल के निम्नलिखित शासकों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 1727 में शाह शुजा, इसका जो ये मुर्शिद कुली खां के दामाद थे, इन्होंने 14 साल तक शासन किया, यानी कि 1741 तक लगभग इन्होंने शासन किया। लेकिन इसी बीच 1 साल का शासन इनके शाह शुजा का एक अयोग्य बेटा था जिसे सरफराज खां, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, सरफराज खां ने भी शासन किया। और सरफराज खां को हटाकर 1 साल के भीतर ही सरफराज खां को हटाकर अलीवर्दी खां जो थे, अलीवर्दी खां सत्ता में आ गए। ये भी 1740 से 1741 के आसपास इन्होंने सत्ता हथिया ली और वहां से 1756 तक अलीवर्दी खां का शासन रहा। और अलीवर्दी खां के बाद 1756 के बाद आ जाते हैं 1756 में ये जो आते हैं सिराजुद्दौला का शासन स्थापित हो जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट शासनकाल था। 8 साल का शासनकाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1756 से 1764 तक का ये कार्यकाल जो था बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी ने ही भारत की आगे आने वाला भविष्य तय किया था। इसी 8 सालों ने भारत का अगला भविष्य, 200 साल का भविष्य तय किया था। अब अंग्रेजों को कंपनी के विशेषाधिकार देने से बंगाल प्रांत का प्रशासन बेहद नाराज था। यानी कि जो मुगल शासन था, जो अवध से शासन करता था, उसने क्या किया था, क्योंकि उसकी शक्ति कमजोर हो गई थी और अंग्रेज सबसे पहले क्या कर रहे थे, उन्होंने पहले मुगलों को ही कंट्रोल किया। यानी कि जो केंद्रीय सत्ता थी मुगलों की, अवध की, उसे ही कंट्रोल करना शुरू किया। तो क्योंकि सारे मुगल शासन के अधीन ही थे, हालांकि उनका डायरेक्ट कंट्रोल मुगलों का अपने सूबेदारों पर या क्षेत्रीय रियासतों पर नहीं था, लेकिन वो उनको अपनी क्राउन के रूप में मानते थे, यानी कि अपने मेन लीडर के रूप में है। जैसे कि आप देखेंगे बहादुर शाह जफर को भी 1857 की क्रांति तक बहादुर शाह जफर को मेन लीडर के रूप में भारतीय मानते थे, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो क्षेत्रीय रियासतें हों। सभी ने बहादुर शाह जफर को अपने मेन लीडर के रूप में माना था उस 1857 की क्रांति के समय भी। लेकिन इनकी शक्ति इतनी नहीं थी कि ये अंग्रेजों के सामने लड़ सकें, खड़ा मुकाबला कर सकें। तो इन्होंने क्या किया, मुगलों ने अंग्रेजों को सारी जमींदारी प्रदान कर दी, यानी कि अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार की इजाज़त दे दी। पूरे भारत के अंदर अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार की
अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन इस अनुमति की वजह से अब ये हुआ कि बंगाल में जो टैक्स रेवेन्यू है वो टैक्स रेवेन्यू घट गया। इसकी वजह से यहाँ की जनता भी परेशान थी, क्योंकि जनता को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। यहाँ के बंगाल का जो सूबेदार थे यानी कि मुर्शिद कुली खां, ये बंगाल को सुविधाएं प्रदान नहीं कर पा रहे थे, और इसी तरह इनका टैक्स रेवेन्यू कम होने की वजह से ये किसी भी तरह का प्रशासन में इनको कठिनाई आ रही थी। ना ही सैनिकों के, चाहे वो सैनिकों की दृष्टि से हो, चाहे वो इनके खुद के ऐश और आराम की दृष्टि से हो, हर तरह से जब रेवेन्यू घट गया तो इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से अब यही से इनका आपस में मतभेद शुरू होता है, यानी कि बंगाल की गवर्नमेंट मुर्शिद कुली खां के बीच और अंग्रेजों के बीच अब डायरेक्ट मतभेद शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये देने से मना करते हैं इनको। तो अब व्यापारिक हितों और बंगाल सरकार के बीच मतभेद का ये मुख्य कारण बना। अब 1757 से 1765 की अल्प अवधि के बीच शक्ति का हस्तांतरण धीरे धीरे बंगाल के नवाबों से अंग्रेजों की ओर होने लगा। जैसे कि अंग्रेजों ने बंगाल के नवाबों को 2 निर्णायक युद्धों में परास्त किया, और वो दो निर्णायक युद्ध कौन से थे? 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। ये सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध थे। अब इसके बाद क्या होता है? सिराजुद्दौला और अंग्रेज, यानी कि अब सबसे मेन जो दौर था, मेन जो समय था, वो सिराजुद्दौला के समय से ही था। सिराजुद्दौला बहुत ज़्यादा ना चालाक और योग्य शासक था। 1740 में सरफराज खां को हटाकर जैसे कि हमने आपको बताया था कि 1727 में मुर्शिद कुली खां के दामाद शाह शुजा बंगाल के नवाब बने। आपको ये टाइमलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। शाह शुजा दामाद बने, जो है बंगाल के नवाब बने। अब इन्होंने 14 साल तक शासन किया। इनके 14 साल के शासन के दौरान ही 1 साल के लिए इनका जो अयोग्य बेटा था सरफराज खां, वो शासक बन जाता है। लेकिन सरफराज खां को 1 साल के भीतर ही अली वर्दी खां हटा देते हैं। अली वर्दी खां गद्दी से हटा देते हैं और खुद नवाब बन जाते हैं। और ये 1756 तक, 1740 या 41 से 1756 तक बंगाल के नवाब बने रहते हैं। इनके बाद अली वर्दी खां के बाद इनका कोई पुत्र ना होने के कारण सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब बना। यानी कि अली वर्दी खां की जो छोटी बेटी थी उसका लड़का सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अब क्योंकि सिराजुद्दौला छोटी बेटी का लड़का था, तो सिराजुद्दौला के सामने परेशानी ये थी कि जो बड़ी बेटी थी इनकी घसीटी बेगम, उनके बेटे घसीटी बेगम और राजवल्लभ, उनकी एक और अन्य एक बेटी शौकत जंग अन्य बेटे का जो पुत्र था शौकत जंग। अब इन सब की दुश्मनी का इसको सिराजुद्दौला को सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से अब इनकी तरफ इसके सामने 2 दुश्मन थे। एक तो इसके अपने घर में ही सिराजुद्दौला की बड़ी बहन के लड़के थे, बड़ी मौसी के जो लड़के थे, इनकी बड़ी मौसी के लड़के, और दूसरी तरफ अंग्रेज। एक तरफ मौसियों के लड़के, इनकी 2 मौसियाँ थी, उनके लड़के, और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। अब इन दोनों के से ही इनको निपटना था। लेकिन ये बहुत योग्य शासक था, इसने धीरे धीरे दोनों से ही निपट लिया। और 1757 से 1765 तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता में क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास रहा है। और संक्षिप्त 8 वर्षों के समय के दौरान बंगाल में 3 नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया। अब हम देखेंगे सिराज के शत्रु। जैसे कि हमने अभी देखा पिछली स्लाइड में कि सिराज के शत्रु कौन कौन थे? घसीटी बेगम थी, और दूसरा कौन था? राजवल्लभ, और एक दूसरी बेटी का लड़का शौकत जंग। ये सारे सिराज के दुश्मन थे, और साथ ही अंग्रेज तो थे ही। तो अंग्रेजों ने क्या किया? जो सिराज के दुश्मन थे इन्हीं से ही गठबंधन शुरू कर दिया। तो अब सिराज के उत्तराधिकार का विरोध उसकी चाची घसीटी बेगम तथा पूर्णिया के सूबेदार और उसके चचेरे भाई शौकत जंग ने किया। नवाब के दरबार में जगत सेठ, अमीचंद, राजवल्लभ, राय दुर्लभ और मीर जाफर, ये सब सिराज के दरबार में बहुत ज़्यादा योग्य लोग थे। इनका शक्तिशाली गुट था, लेकिन उन्होंने भी सिराज के उत्तराधिकार का विरोध किया। क्यों? क्योंकि उत्तराधिकार किससे माना जाता था कि अगर कोई नवाब है, नवाब का या तो खुद का बेटा हो या नवाब के भाई का कोई बेटा हो, तो वही उत्तराधिकारी होता था। लेकिन यहाँ दोनों ही कंडीशंस नहीं थी, ना तो नवाब का अपना कोई बेटा था, ना नवाब के कोई भाई का। तो उन्होंने क्या किया? अपनी बहन के, वो भी छोटी बहन के बेटे को नवाब बना दिया, जो सिराजुद्दौला जिसका नाम था। अब इसमें बड़ी बहन के बेटे ने इनसे दुश्मनी मोल ले ली। तो सिराज ने कलकत्ता पर सबसे पहले अधिकार किया, उसके बाद पूर्णिया पर अधिकार किया। अब शौकत जंग अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में मारा गया। यानी कि एक इसने दुश्मन को तो निपटा दिया। 1756 में मनिहारी के युद्ध में एक दुश्मन को तो इन्होंने अपने रास्ते से हटाया। अब बचते हैं इनके सामने अंग्रेज। अंग्रेजों के साथ शत्रुता के क्या कारण थे? अंग्रेजों ने सिराज की आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाया। जैसे कि आपको पता ही है कि सिराजुद्दौला की घर में ही, यानी कि दरबार में ही सिराजुद्दौला की ज़्यादा मुखालफत थी, बहुत ज़्यादा इनके लोग इनके अपोजिशन में थे। इनकी दुश्मनी बहुत अंदरूनी बहुत थी। तो इस दुश्मनी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। अब यानी कि कलकत्ता के आसपास इन्होंने किलेबंदी की। सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। कलकत्ता की किलेबंदी होने से, यानी कि आपने बंगाल की नवाब की सॉवरेनिटी पर आक्रमण कर दिया। अगर आप बिना बंगाल की नवाब के परमिशन के कोई किलेबंदी कर रहे हैं
तो इसका मतलब आप वहाँ की सरकार को चुनौती दे रहे हैं, यानी कि सरकार की सॉवरेनिटी पर हमला। तो इस हमले इसकी वजह से सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और कासिम बाजार और फिर 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। सबसे पहले उसने कासिम बाजार जीता बंगाल में और उसके बाद फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया 20 जून 1756 को। अंग्रेजों ने भाग के फुल्ता द्वीप पर जाकर शरण ली, क्योंकि उसकी सेना, सिराजुद्दौला की सेना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और मजबूत थी। अब अंग्रेजों ने क्या किया, डिवाइड एंड रूल। अब जैसे कि हमने देखा कि इसके दरबार में जो लोग थे, राय दुर्लभ, मीर जाफर, मीर कासिम, तो उसने क्या किया, अंग्रेजों ने अब इनको अंदर से ही तोड़ना शुरू किया, क्योंकि ये सारे गुट तो बहुत मजबूत था, लेकिन इसमें ये सिराजुद्दौला की उत्तराधिकार के विरुद्ध के खिलाफ थे। तो इन्होंने सबसे पहले मीर जाफर को अपनी तरफ कर लिया। अंग्रेजों ने जनवरी 1757 में पहले कलकत्ता पर अधिकार किया और मार्च 1757 में चंद्रनगर पर भी अपना अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला ने परिस्थितियों को अच्छी तरह से निपट नहीं सका और उसने अंग्रेजों से अलीनगर की सबसे पहले इसने संधि कर ली। ये अलीनगर की जो संधि थी ये प्लासी के युद्ध से पहले ही हो गई थी। प्लासी के ये आपकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अलीनगर की संधि हुई थी, उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध के बाद अवध की संधि हुई, अवध की संधि हुई या इलाहाबाद की जैसे संधि कहते हैं, अवध की संधि या इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि हुई है इसके बाद, और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है, सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेजों का मार्ग रोकने का प्रयास किया और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध आरंभ हुआ। अब इसमें सबसे पहले होती है अलीनगर की संधि, प्लासी के युद्ध से पहले। यह संधि प्लासी के युद्ध से पहले बंगाल के नवाब, यानी कि किस किस के बीच हुई थी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फरवरी 1757 को हुई। और इसमें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किसने किया, क्लाइव ने और वाटसन ने। और अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेने के बाद यह संधि की गई थी। जब अंग्रेजों ने दोबारा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया उसके बाद यह ट्रीटी की गई थी। और यह ट्रीटी किसके बीच हुई, नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रिप्रेजेंटेशन था किसने किया था, क्लाइव ने और वाटसन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। यानी कि हुई तो बंगाल के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, लेकिन बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, और ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कौन था, क्लाइव था। अब नवाब की सेना के पास हालांकि 50,000 की संख्या थी और अंग्रेजों की सेना मात्र 3200 की थी, लेकिन सिराजुद्दौला के सेनापति जो था मीर जाफर, उसने षड्यंत्र किया, यानी कि अंग्रेजों ने उसको अपने साथ शामिल कर लिया और उसने उसकी सेना जो टुकड़ी थी, सेनापति मीर जाफर की जो सेना थी, उसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। इस वजह से सिराजुद्दौला की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। अब मीर जाफर और मीर कासिम तथा अंग्रेज, अब क्या होता है, क्यों उसको मीर जाफर को अपनी तरफ क्या कहकर मिला लेते हैं अंग्रेज, ये उस मीर जाफर से ये वादा किया जाता है कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इसलिए इस लालच में आकर अंग्रेजों की एक पॉलिसी बहुत ज्यादा अच्छी थी, वो बहुत ज्यादा, उनका विजन बहुत ब्रॉड था। इसी वजह से उन्होंने इतने लंबे समय तक शासन किया। आप देखेंगे कि उन्होंने ये सोचा कि मीर जाफर को पहले तो उन्होंने लालच दिया कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, तुम हमारा साथ दे दो सिराजुद्दौला को हटाने के लिए, और उन्होंने वैसा ही किया। सिराजुद्दौला को हटाकर और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, यानी कि इसकी सेनापति अपने सेना को हटा लिया इसकी सेना के साथ और अंग्रेजों का साथ दे दिया। तो सिराजुद्दौला इसमें हार गया और इन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन इन्होंने क्या सोचा, अंग्रेजों ने क्या सोचा, अंग्रेजों का विजन इतना ब्रॉड था, उन्होंने सोचा कि जो व्यक्ति अपने मालिक को लालच के लिए, गद्दी के लालच के लिए धोखा दे सकता है, वो कल को हमें भी धोखा दे सकता है। तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफर की सेना में से, यानी कि इसी के ही एक मीर जाफर की सेना में से एक मीर कासिम को अपने साथ मिला लिया। अब इन्होंने क्या किया, मीर कासिम को अपने साथ मिलाया कि अगर जब ये धोखा दे कहीं पर भी तो मीर कासिम से हाथ मिलाकर इसको हटा दिया जाए। अब मीर जाफर ने, कंपनी के नवाब ने अपनी कृतज्ञता के रूप में बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। जब मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब बना दिया सिराजुद्दौला को हटाकर, तो इन्होंने अपनी वो दिखाने के लिए, मतलब अपने आप को जैसे कि वफादारी दिखाने के लिए, मीर जाफर ने वफादारी शो करने के लिए क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार की, यानी कि इनको फ्री ट्रेड की, किसी तरह का ट्रेड पर इनसे शुल्क नहीं लिया जाता था, कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, ये टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते थे इन तीनों प्रांतों में, क्योंकि ये तीनों एरिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंतर्गत आते थे। जैसे कि हमने पहले देखा, ये पूरा बंगाल के नवाब के अंतर्गत आते थे तीनों क्षेत्र। तो इन्होंने इन तीनों क्षेत्रों का मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। अब उससे हुआ क्या, कलकत्ता के पास जो 24 परगना की जमीन थी वो भी अंग्रेजों को मिल गई। अब इससे ब्रिटिश व्यापारियों और अधिकारियों को निजी व्यापार पर से भी कर मुक्ति मिल गई। अब ये क्या करते थे, ये जो मुक्ति दी गई थी कर व्यापार की, ये ईस्ट इंडिया को दी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ना कि
अंग्रेजी सेना या क्लाइव को, ये क्लाइव को या अंग्रेजी सेना को नहीं दी गई थी, ये फ्री व्यापार की अनुमति ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी सेना या इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे कि क्लाइव हुआ या और भी जितने भी आए, वाटसन इत्यादि, वो क्या करते थे, वो अपना निजी व्यापार भी करते थे, यानी कि अपना प्राइवेट बिजनेस भी करते थे, चाहे वो ब्रोकरेज के तौर पर हो या वो डायरेक्ट बिजनेस हो। तो उन्होंने अपने आप भी अपना निजी व्यापार के लिए भी उनसे टैक्स देने से मना कर दिया। अब उनको उनसे भी छूट मिल गई, अब इनको निजी व्यापार में भी टैक्स देने से छूट मिल गई। अब इससे क्या हुआ, बंगाल का राजस्व घटने लगा। मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने और हर्जाने के रूप में 17.5 लाख रुपए भी अदा किए। अब यहाँ मीर जाफर जैसे ही सत्तासीन हुआ, अब इन सारी चीज़ों की वजह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने की वजह से, यानी कि राजस्व देने की वजह से और टैक्स फ्री व्यापार करने की वजह से इसको एक तो टैक्स रिवेन्यू की हानि हुई, रिवेन्यू लॉस हुआ। अब इसके सामने परेशानियां क्या क्या आई मीर जाफर के सामने, इसने मिदनापुर के राजा राम सिन्हा तथा पूर्णिया के अली खां जैसे जमींदारों ने उसे अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। अब उसको अपने कुछ अधिकारियों, विशेषकर दुर्लभ राय की वफादारी पर संदेह था। अब जैसे कि उसने, अब कहते हैं ना कि जैसे उसने खुद धोखा किया था मीर सिराजुद्दौला के साथ और बंगाल का नवाब बना, इसी तरह उसके दिमाग में भी यही चलता रहता था कि कल को कोई मुझे धोखा ना दे दे मेरे दरबार में और खुद शासक ना बन जाए, इसलिए उसको दुर्लभ राय की वफादारी पर भी शक था। अब मुगल बादशाह का जो बेटा था शाह आलम, जो शाह आलम के नाम से जाना जाता था, उसने बंगाल के सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास किया, यानी कि आक्रमण किया। इसी बीच जाफर के पुत्र मीरान, मीर जाफर का जो पुत्र था मीरान, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर फिर से विवाद पैदा हो गया, यानी कि हमेशा मुगलों के जो दौर में सबसे ज्यादा जो विवाद चला है वो उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर चला है, और उत्तराधिकार के लिए कोई निश्चित कानून नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पर लड़ाइयाँ हो जाती थी। अब मुरायन के पुत्र और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के बीच, यानी कि मीरान के पुत्र मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के बीच इसके लिए संघर्ष हुआ, मीर जाफर और मीर कासिम के बीच। और कलकत्ता के नए गवर्नर वाशिंगटन ने मीर कासिम का पक्ष लिया। अब उसने क्या किया, जब उसने देखा जैसे कि मीर जाफर अब ज़्यादा हमें लाभ नहीं पहुंचा रहा है, तो उन्होंने मीर कासिम को अपने पक्ष में ले लिया। अब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया और मीर जाफर को हटा दिया गया। वो उससे पहले यहाँ पर प्लासी का युद्ध भी होता है। मीर कासिम अली वर्दी खां, ये मीर कासिम की तस्वीर है। मीर कासिम अली वर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य तथा अंग्रेजों की चाल भली भांति समझता था। अब मीर कासिम की सबसे अच्छी खासियत क्या थी कि उसने क्या देखा कि जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि मुगल शासक की सत्ता अब भी सब मानते थे। मुगल शासक को अपना प्रतिनिधि के रूप में जितने भी प्रांतीय रियासतें थी या प्रांतीय सूबेदार थे या क्षेत्रीय जितने भी राजा थे, वो मुगल शासक जो था अवध में जो बैठते थे, अवध में, आगरा में, इनको अब भी अपना प्रतिनिधि के रूप में मानते थे, यानी कि सबसे बड़ा लीडर वो मुगल शासक को ही मानते थे और मुगल शासक के फरमान को ही सभी जगह लागू, कमोबेश सभी जगह लागू किया जाता था। अब क्योंकि जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि अंग्रेज सेना जो थी या ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसको फ्री व्यापार की अनुमति, टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति पूरे भारत में मिल चुकी थी, पूरे भारत में मिल गई थी, उसमें जिसमें बंगाल भी शामिल था। अब उसने क्या किया, अब इस फरमान को वो मीर कासिम मना तो नहीं कर सकता था, क्योंकि मीर कासिम बंगाल का नवाब था और बंगाल के नवाब किसके अधीन थे, अवध के अधीन थे, यानी कि मुगल शासक जो मेन लीडर थे उनके अधीन थे। अब उसके फरमान को मना तो नहीं कर सकते थे, तो उसने क्या चालाकी करी, उसने यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, बंगाल के स्थानीय लोग, उनको भी फ्री व्यापार की अनुमति दे दी, टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति दे दी। अब इससे कंडीशन बढ़ गया, जैसे कि आप आज देखते होंगे कि WTO में आज दिन केस जाते रहते हैं इंडिया और अमेरिका को लेकर कि अमेरिका कहता है कि यहाँ पर टैक्स इंपोज किया जा रहा है और हमें व्यापार करने की परेशानी हो रही है, हमें टैक्स फ्री एनवायरनमेंट प्रदान किया जाए भारत द्वारा। और भारत क्या कहता है कि भारत ये चाहता है कि ना, अगर ये आ जाएं तो इनके पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि ये बहुत कम रेट में यहाँ पर बाजारों में अपना सामान भर देंगे इंडिया के, और इंडिया के जो स्थानीय यानी कि लोकल जितने भी व्यापारी हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, या अब क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ के लोकल व्यापारियों से, लोकल बिजनेसमैन से भी टैक्स लेती है, तो उनको टैक्स, या तो इंडिया गवर्नमेंट ये करे कि अमेरिका का जो व्यापारी सामान यहाँ बेचना चाहता है उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दे, ताकि उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू इंडिया के लोकल बिजनेसमैन के प्रोडक्ट की वैल्यू के बराबर हो जाए। या फिर अगर वो अमेरिका के बिजनेसमैन पर टैक्स नहीं लगा रही है इसके प्रोडक्ट पर, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंडियन गवर्नमेंट दूसरा उसके पास विकल्प ये है कि वो जो भारत के लोकल बिजनेसमैन है उनको टैक्स में छूट दे दे। तो दोनों ही सूरतों में टैक्स कम्पिटिटिव हो जाएगा, लेकिन भारत की सरकार का रेवेन्यू तो घट जाएगा, उसका दूसरा नुकसान ये होगा। लेकिन उसने इस टाइम क्या किया, मीर कासिम ने अंग्रेजों के साथ साथ लोकल, अंग्रेजों को तो
अधिकार जो दिए थे फ्री ट्रेड के वो मुगल बादशाह ने दिए थे, अवध की सरकार ने, लेकिन उसने अपने यहाँ बंगाल में स्थानीय लोगों को भी फ्री ट्रेड का या टैक्स फ्री ट्रेड का अनुमति दे दी। अब इससे अंग्रेज बहुत ज़्यादा नाराज हो गए कि अब ये हमारे ऊपर यानी कि हमारी जो है प्रभु सत्ता को चुनौती दी गई है। उन्होंने ये माना कि हमारी प्रभु सत्ता को चुनौती दी गई है और हमारा अपमान किया गया है, कि हमें एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज है। अंग्रेज अपने आप को प्रिविलेज क्लास मानते थे, एलिट क्लास, तो उन्होंने सोचा कि ये अनुमति तो खाली हमें मिलना चाहिए, दूसरे को कैसे दी गई है। तो उन्होंने अपने पसंद के अधिकारियों के साथ नौकरशाही का इसने क्या किया, मीर कासिम ने कई ज़्यादा बदलाव किए। एक तो नौकरशाही का इसने पुनर्गठन किया और सेना की कुशलता तथा क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें सुधार किए। कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए उसने मीर कासिम ने क्या किया, सबसे पहले राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में ले गया, यानी कि कलकत्ता से दूर हटा दिया, ताकि अंग्रेजों को अगर हमला भी करें अंग्रेज तो इनको आने में समय लगे और उतनी देर में ये सारी तैयारियां कर लें। अब 1762 के आखिर में मुंगेर में अंग्रेज प्रतिनिधि वाशिंगटन ने मीर कासिम से संधि कर ली। 1762 में क्या होता है, अंग्रेजों के जो प्रतिनिधि थे वाशिंगटन, इन्होंने मीर कासिम के साथ संधि कर ली, ट्रीटी कर ली। 9 जुलाई 1763 को बर्दवान के निकट कहवा में, 2 अगस्त 1763 को मुर्शिदाबाद जिले में गिरिया में तथा 4 से 5 सितंबर 1763 को राज कमल के निकट उदनौला में अंग्रेजों के हाथों पराजित होने के बाद मीर कासिम मुंगेर की तरफ भागा और उसके बाद पटना की ओर। तो इसमें क्या किया इसने, मीर कासिम अंग्रेजों से बंगाल को हासिल करने के विचार से अवध की तरफ भागा और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ उसने एक संधि कर ली। अब यहाँ क्या होता है, अब ये त्रिपक्षीय संधि हो गई। अब इसमें होता है बक्सर का युद्ध 1764। अवध आकर मीर कासिम ने नवाब शुजाउद्दौला और शरणार्थी मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय के साथ त्रिपक्षीय एक संघर्ष बनाया, यानी कि एक तरफ मीर कासिम और मीर शुजाउद्दौला और तीसरे कौन से थे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिलकर एक त्रिपक्षीय गुट बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मोर्चा खोल दिया। अब क्योंकि 1760 में अंग्रेज फ्रांसीसियों को वांडीवाश के युद्ध में, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पहले ही हरा चुके थे, तो इसलिए उनका मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे। तो 1700 क्या होता है, क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर लौटता है, तो उसने बक्सर के युद्ध से समझौते के मसौदा तैयार किया और मुगल शहंशाह से बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त। ये जो है 1765 है, 1705 नहीं, 1765 में क्लाइव जो है दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर भारत लौटता है। तो उसमें मुगल शहंशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ये प्राप्त कर लेता है। मुगल शहंशाह शाह आलम से ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेता है। और दीवानी प्राप्त करने में क्या होता है, दीवानी का मतलब ये है उस समय ये था कि राजस्व अधिकार इसे प्राप्त हो जाती है। अब ये यानी कि ये इन तीनों क्षेत्रों से, यानी कि बंगाल सूबे के अंतर्गत तो आते थे ये बिहार और उड़ीसा, और बंगाल खुद भी बंगाल सूबे के अंतर्गत था। तो अब इन तीनों क्षेत्रों से इसको राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को हासिल हो जाता है। अब क्लाइव के आने से पहले मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी। फरवरी 1765 ईस्वी में उसके बेटे नजीबुद्दौला को अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर बिठाकर उसके साथ संधि कर ली। नवाब की सेना भंग कर दी गई और बंगाल में एक नायब सूबेदार का प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्ति कंपनी द्वारा होनी थी, और मोहम्मद रजा खां को बंगाल का पहला और अंतिम नायब सूबेदार बनाया गया। मोहम्मद रजा खां को बंगाल का पहला और आखिरी नायब सूबेदार बनाया गया। अब यहाँ बक्सर का युद्ध समाप्त हो जाता है। अब इलाहाबाद की संधि होती है इसके बाद 1765 में। 1765 में बंगाल के गवर्नर के रूप में क्लाइव वापस आया। उसने 1765 में 2 संधियां की। 1765 में 2 संधियां करता है, एक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरी अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद में। तो अवध के साथ जो संधि थी, नवाबों और अंग्रेजों के बीच हुई संधि के अंतर्गत नवाब इलाहाबाद और कोरा शाह आलम द्वितीय को देने थे, यानी कि इसमें नवाब इलाहाबाद और कोरा शाह आलम द्वितीय को देने थे और कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देने थे। बलवंत सिंह बनारस का जमींदार को उसके स्टेट का पूर्ण अधिकार और जरूरत के समय कंपनी को सहायता प्रदान करनी थी। यानी कि सारा अवध की संधि के अंतर्गत ये सारी शर्तें अंग्रेजों ने इनसे मनवाई अवध के नवाब से। बदले में नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया गया। इन तीनों कंडीशंस के बदले क्या किया गया, अंग्रेजों ने नवाब का जो अधिकार था उसके क्षेत्र को स्वीकार किया। कंपनी ने उसकी सीमाओं की रक्षा करने हेतु सैनिक मदद देने पर भी राजी हुई, लेकिन कंपनी का यह रिकॉर्ड था कि कभी भी अपने वादों पर पूरा नहीं उतरती थी। अब शाह आलम द्वितीय के साथ क्या संधि की थी, इन्होंने 2 संधियां की थी ना, जैसे हमने देखा इलाहाबाद की संधि में 2 संधियां हुई, एक तो हुई मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरी अवध के नवाब के साथ। तो ये सारी दोनों की दोनों इलाहाबाद में हुई थी। तो अब शाह आलम द्वितीय के साथ संधि क्या हुई, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि के अंतर्गत निम्न निर्णय लिए गए। पहला उसमें क्या था, शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गया, पहला ये। दूसरा, इलाहाबाद और कारा नवाब द्वारा दिए गए मुगल शासक को सौंप दिए गए। बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई, यानी कि राजस्व वसूलने के अधिकार। अब टैक्स कौन वसूलेगा, कर कौन वसूलेगा,
कंपनी वसूलेगी इन तीनों जगहों से, और उसी कर वसूले गए टैक्स से कंपनी क्या करती थी, बंगाल में कच्चे माल को खरीदती थी और उससे बने प्रोडक्टों को इंडिया में भी बेचती थी और यूरोप में भी बेचती थी। अब यहाँ से इसका फायदा सबसे बड़ा उन्हें यह होता है कि अब तक बंगाल से जितना भी कच्चा माल खरीदने के लिए यूरोप से ब्रिटिश इंडिया कंपनी जितना भी सोना चांदी लाती थी, सोना चांदी या महंगे ज्वेलरी जो लाती थी, हीरे जवाहरात रत्न जो लाती थी, उसके बदले यहाँ से कच्चा माल खरीदती थी। अब इनको ये लाने की जरूरत नहीं रह गई थी, अब इनको यहीं के पैसे से राजस्व से ये सारी चीजें खरीद लेते थे। तो कंपनी द्वारा बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए का भुगतान करना निर्धारित किया गया, यानी कि इनको राजस्व इनको दे दिया गया कि आप टैक्स आप वसूलो जितना चाहो, और इसके बदले हमें 26 लाख रुपए सालाना बादशाह को आप पेमेंट करेंगे, यानी कि भुगतान आप बादशाह को 26 लाख रुपए सालाना करोगे। अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार और बंगाल का राजस्व या वित्तीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया, यानी कि अब इनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी दे दी गई, यानी कि निजामत के अधिकार भी दे दिए गए। निजामत एक फारसी का वर्ड है जिसका मतलब होता है निजाम स्थापित करना। निजाम यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन निजाम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, या मैनेजमेंट को भी, मैनेजमेंट की भी टर्म में इसको यूज किया जाता है। अब होता है बंगाल में द्वैत शासन, डायरकी इन बंगाल 1765 से 1772। बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की। रॉबर्ट क्लाइव ने शुरुआत की, किसने शुरुआत की? रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन की 1765 से 1772 ईस्वी में। अब इसमें दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने और निजामत पुलिस और न्यायिक कार्य यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, जैसे कि हमने आपको बताया निजामत का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का कार्य भी अब कंपनी के हाथों में आ गया। कंपनी ने दीवानी अधिकार किससे प्राप्त किए? दीवानी अधिकारों को और डिप्टी सूबेदारों को नियुक्त करके निजामत अधिकारों का प्रयोग किया। कंपनी ने दीवान के रूप में, यानी कि दीवानी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उसने दीवान नियुक्त किए, और निजामत अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए उसने क्या किया? डिप्टी सूबेदार, जिसे आप आज डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम कहते हैं, एसडीएम या डीएम कहते हैं। फिर कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य हासिल किए, यानी कि दीवानी अधिकार किससे प्राप्त हुए थे? उसको राजस्व वसूलने का अधिकार किससे प्राप्त हुए थे? मुगल शासक कहाँ थे? अवध में, इलाहाबाद की संधि के बाद। और निजामत कार्य बंगाल सूबेदार से, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होता है? आज भी आप देखेंगे कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? वो स्टेट सब्जेक्ट है भारत में, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। तो निजामत कार्य यहाँ के बंगाल स्टेट से प्राप्त किए गए। 1765 ईस्वी के अगस्त महीने में स्थापित द्वैत शासन व्यवस्था के अनुसार वित्त अर्थात कर वसूली का अधिकार कंपनी को मिला, जबकि प्रशासन नवाबों के हाथों में बने रहने दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नवाब और कंपनी दोनों की अलग अलग स्वतंत्र सत्ता थी, यानी कि एक ड्यूल पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी अंग्रेजों की। अब रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी का भार बंगाल के मोहम्मद रजा खां तथा बिहार में राजा सिताब राय नामक 2 भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। अब उसने क्या किया? दीवानी का जो अधिकार था बंगाल में क्या किया? मोहम्मद रजा खां को दे दिया, और बिहार में, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, आप देखेंगे कि तीनों एक ही क्षेत्र थे, उड़ीसा। तो इसमें बंगाल में क्या किया? रजा खां को दे दिया राजस्व वसूलने का अधिकार, रजा खां को, और बिहार में राजा सिताब राय को दे दिया राजस्व वसूलने का अधिकार। प्रमुख दीवानी कार्यालय मुर्शिदाबाद और पटना में स्थापित किए गए। बंगाल में मुर्शिदाबाद में स्थापित किए गए दीवानी कार्यालय, और बिहार में पटना में। अब द्वैत शासन का अंत होता है। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन को 1772 ईस्वी में हेस्टिंगस ने समाप्त कर दिया। वॉरेन हेस्टिंगस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वॉरेन हेस्टिंगस इन्हीं के टाइम में क्या आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायब दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदमुक्त कर दिया, यानी कि इनको जो अधिकार दिए गए थे राजस्व वसूलने के, इनके ये अधिकार खत्म कर दिए गए। अब शासन का संपूर्ण दायित्व इसने क्या किया? अपने हाथों में ले लिया। इसके शासन में इसने सारा दायित्व जो था अपने हाथों में ले लिया। इसके शासन की सबसे बड़ी कमी ये थी हेस्टिंगस के कि इसने एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य और ज्यूडिशरी कार्य दोनों को आपस में मिला दिया, जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो गया। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यानी कि डीएम के पास ही एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य थे और डीएम के पास ही ज्यूडिशरी कार्य भी थे, यानी कि न्यायिक कार्य भी कलेक्टर द्वारा किए जाते थे। अब हेस्टिंगस ने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर दिया। जिसने राजस्व बोर्ड कार्यालय स्थापित किए थे, दीवानी कार्यालय, इनको समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह राजस्व परिषद, रिवेन्यू काउंसिल की स्थापना की गई। फिर क्या होता है इसमें? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद, जैसे कि आपको पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट आपने अगर पढ़ा होगा तो बंगाल 1773 में क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और इस पद का मतलब ये था, गवर्नर जनरल कहने का मतलब ये था हुआ कि मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। पहले ये सब तीनों स्वतंत्र थे, अब ये दोनों इसके अधीन हो गए। क्यों? क्योंकि इसने सारी सत्ता को, वारेन हेस्टिंगस ने क्या किया? सारी सत्ता को केंद्रीकृत करने की कोशिश की।
हेस्टिंगस ने। जैसे कि हमने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी दोनों कार्य एक ही आदमी को दे दिए गए, एक ही कार्यालय को दे दिए गए। 1773 को वॉरेन हेस्टिंगस पहला गवर्नर जनरल बना। इस तरह से बंगाल भारत में ब्रिटिश राजनीति का केंद्र बन गया। क्यों केंद्र इसलिए बन गया? क्योंकि बंगाल के अंतर्गत ही मद्रास और बंबई के प्रांत भी, यानी कि ये गवर्नर भी इसके अधीन हो गए। तो इसलिए केंद्रीकृत किधर हो गई सत्ता? सीधी सारी की सारी बंगाल में, सारी की सारी केंद्र की सत्ता जो है बंगाल में सेंट्रलाइज्ड हो गई। और कंपनी ने यहीं से अपने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया शुरू की। अब आता है मैसूर विजय। अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन शुरू होती है। अब एंग्लो मैसूर वॉर होती है, 4 एंग्लो मैसूर वॉर होती हैं। तालीकोटा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहले पतन होता है तालीकोटा के युद्ध के बाद, और उसके अवशेषों पर कई राज्यों का उदय होता है, जिसमें एक मैसूर था, मैसूर राज्य भी था, श्रीरंगपट्टनम था, वोडियार था, ये सारे और हम आपका विजयनगर तो था ही इसमें, तो कई सारे राज्यों का इसमें उदय होता है। तो इसके में सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था वोडियार वंश। इस वंश का अंतिम शासक था चिक्का कृष्णराज वोडियार सेकंड, चिक्का कृष्णराज वोडियार सेकंड। इसका शासनकाल 1734 से 1766 तक था। अब इसमें जो वास्तविक सत्ता थी वो 2 मंत्रियों के हाथ में थी, यानी कि 2 मंत्री भाई थे, उसमें देवराज और नंजराज, देवराज और नंजराज, ये 2 भाई थे, इन्हीं के हाथों में वास्तविक सत्ता थी। तो अभी क्या होता है, नंजराज ने 1749 में हैदर अली को उसके अधिकारी सैनिक जीवन की शुरुआत का अवसर दिया, यानी कि नंजराज ने हैदर अली को सबसे पहले अपने दरबार में नियुक्ति दी और इसका एक सैनिक के रूप में इसका कार्यकाल शुरू होता है। 1755 में नंजराज ने हैदर को डिंडीगुल का फौजदार पद दे दिया, यानी कि ये इसके कार्यों से इतना प्रसन्न हुआ कि इसने इसको 6 साल के भीतर ही डिंडीगुल के क्षेत्र का फौजदार पद पर नियुक्त कर दिया। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समझदार हैदर अली समझदार भी बहुत था और बहुत ज़्यादा योग्य शासक था, तो 1761 में तक मैसूर राज्य की सारी शक्तियां हैदर अली के हाथों में आ गईं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध हमने क्या बताया था, 18वीं शताब्दी मतलब 1701 से 1799 तक का समय, और उत्तरार्ध यानी कि 1750 के बाद का काल, और पूर्वार्ध होता 1750 से पहले का काल। तो 1750 के उत्तरार्ध के दौरान हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर राज्य में उल्लेखनीय शक्ति के रूप में ये इसका स्टार्टिंग हुई। अब होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 से 1769। जैसे कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए 1768 से 1799 तक, लगातार युद्ध अंग्रेजों और मैसूरों के बीच, मैसूर राज्य के बीच लड़ गए। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। उन्होंने क्या किया, हैदराबाद के निजाम को 1766 में हैदराबाद के निजाम के साथ संधि की और अंग्रेजों को उत्तरी सरकार देने का क्षेत्र बनाया। उत्तरी सरकार किधर है आपका, ईस्टर्न कोस्ट पर, भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर उत्तरी सरकार स्थित है, और वेस्टर्न कोस्ट क्या कहलाता है, मालाबार कोस्ट, और ये उत्तरी सरकार और कोरोमंडल कोस्ट। तो उत्तरी सरकार पहले किस राज्य के अंतर्गत आता था, ये सारा राज्य कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता था, सारा क्षेत्र। तो अंग्रेजों ने हैदर अली और निजाम को सितंबर 1767 में संगम एवं तिरुवनमलई नामक स्थानों पर पराजित किया। अवसरवादी निजाम ने फरवरी 1768 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली। 1769 ईस्वी के आते आते अंग्रेजों को उसने मद्रास तक धकेल दिया। अब जब देखा, अंग्रेज बहुत चालाक थे, अंग्रेज जरूरत पड़ने पर अगर जब उनको देखते थे कि अब बचने का कोई साधन नहीं है, तो वो ये पैर भी किसी के पकड़ने में भी कोताही नहीं बरतते थे, पैर तक पकड़ सकते थे किसी के। तो इन्होंने क्या किया, 1769 में जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर बचने की कोई संभावना नहीं है, तो इन्होंने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि कर ली। सबसे पहले 1769 में हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि हुई। तो जब हैदर अली की शर्तों पर होगी तो जाहिर सी बात है हैदर अली अपने पक्ष की चीजें रखेंगे। अब होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। 1771 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया। अब हैदर अली ने भी अंग्रेजों के, अब इसमें क्या हुआ था, 1769 में जब मद्रास की संधि हुई थी, तो मद्रास की संधि में एक चीज, इसका परिणाम यह हुआ था कि हैदर अली ने अंग्रेजों ने संधि की थी कि अंग्रेज जो है हैदर अली को किसी भी लड़ाई में मदद प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस वजह से हुआ, कि जब 1771 में 2 साल बाद ही, मद्रास की संधि के 2 साल बाद ही जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, तो हैदर अली का अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया। तो इसको एक धोखा मानते हुए मराठों और निजाम, हैदर अली ने क्या चालाकी की, मराठों ने हालांकि मैसूर पर आक्रमण किया था, लेकिन उसने मराठों के साथ संधि कर ली। अब इन्होंने मराठों को और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया, हैदराबाद के निजाम को, और मैसूर राज्य तो हैदर अली के अंतर्गत था ही। मैसूर राज्य कर्नाटक राज्य में ही को ही मैसूर राज्य कहा जाता था, और इसी के अंतर्गत एक स्वायत्त सत्ता थी हैदराबाद की, यहाँ निजाम होते थे। तो निजाम को भी अपनी तरफ मिला लिया और मराठों को भी अपनी तरफ मिला लिया। तो क्योंकि अंग्रेजों ने इसको सैनिक सहायता नहीं दी थी, तो इसलिए इन दोनों को अपने साथ मिला के एक त्रिपक्षीय गुट बना लिया। अब
अंग्रेजों ने हैदर अली के राज्य क्षेत्र स्थित माहे में फ्रांसीसियों की बस्ती पर आक्रमण किया। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हैदर अली ने और टीपू सुल्तान ने क्या किया था, अपनी सेना को पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित किया था, पश्चिमी तर्ज पर। और वो पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित किसने किया था? फ्रेंच ने, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो फ्रांसीसियों की बस्ती पर अंग्रेजों ने आक्रमण जब किया 1773 में, तो हैदर अली ने इसे अपनी संप्रभुता पर आक्रमण माना, यानी कि इसने इसको अपनी सॉवरेनिटी पर आक्रमण माना, सॉवरेनिटी पर आक्रमण माना। तो इस वजह से अब जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आरंभ हुआ। हैदर अली ने अंग्रेज जनरल बैली को कर्नाटक के मैदानों में बुरी तरह परास्त किया और अक्टूबर 1780 में अर्काट पर अधिकार कर लिया। अर्काट जो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता था उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। 1780 में नए अंग्रेज जनरल आयरकूट ने पोर्टानावा, पालीलूर, शोलिंगलूर, ये सब कर्नाटक के अधीन राज्य थे, ये क्षेत्रीय रियासतें थी, इस पर अधिकार कर लिया। हैदर अली को भी कई बार इसने हराया आयरकूट ने, लेकिन हैदर अली ने एक बार फिर अपना उत्साह दिखाते हुए सितंबर 1782 में आयरकूट को भी हरा दिया। अब ये होता है कि 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने इसके बाद युद्ध को जारी रखा। अब कंडीशन ये हो गई थी इतने लंबे समय तक युद्ध चलने की वजह से कि 1784 ईस्वी में दोनों पक्षों ने मंगलोर की संधि कर ली। क्यों? क्योंकि ना तो अंग्रेज लड़ने की हालत में बचे थे और ना ही टीपू सुल्तान लड़ने की कंडीशन में अभी थे। तो दोनों ने मैंगलोर की संधि कर ली और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए भूभागों को लौटाने पर ये सहमत हुए और आपस में इन्होंने एक दूसरे के जीते हुए भूभागों को लौटा दिया। अब होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। 1788 में कंपनी ने हैदराबाद के निजाम को फिर से टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होने के लिए पत्र लिखा। अब जब टीपू को युद्ध के लिए पत्र लिखा गया तो टीपू ने इसे संधि का उल्लंघन माना, क्योंकि 1784 में मैंगलोर की संधि हो चुकी थी, दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्रों को लौटा दिया था और दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया था। अब इन्होंने जब इसको युद्ध के लिए पत्र लिखा तो टीपू ने इस पर नाराज हुआ और उसे संधि का उल्लंघन माना। तो 1789 में इसने क्या किया, त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। और त्रावणकोर किसके अंतर्गत था? अंग्रेजों के अंतर्गत था, या अंग्रेजों को वापस लौटाया गया था। अब उसने दोबारा इस पर आक्रमण करके इसको जीत लिया। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है ये 3 चरणों में होता है। इसमें पहले चरण में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? जनरल मीडो। दूसरा चरण दिसंबर 1790 में शुरू हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया? कॉर्नवालिस। ये कॉर्नवालिस की फोटो है। तो कॉर्नवालिस ने किया मार्च 1791 तक उसने वेल्लोर और अंबूर पर अधिकार किया, यानी कि इसका नेतृत्व दिसंबर 1790 के बाद जब कॉर्नवालिस आया अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, तो इसने वेल्लोर और अंबूर पर अधिकार किया। फिर 1791 में टीपू ने कोयम्बटूर पर अधिकार करते हुए फिर से युद्ध की शुरुआत कर दी। अब इस तीसरे चरण में कॉर्नवालिस की सहायता करने के लिए जनरल मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेजी सैनिक अधिकारी भी आए। अंग्रेजों की सामरिक स्थिति मजबूत होने के कारण उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा टीपू सुल्तान को। अब यहाँ पर 1792 में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब क्योंकि बाध्य टीपू सुल्तान हुआ था, तो अब ये संधि जो हुई ये अंग्रेजों की कंडीशन पर हुई। अब इसमें संधि को अपमानजनक मानते हुए टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को, मराठों और निजामों को देना पड़ा। युद्ध को अंग्रेजों ने हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में भी रखना पड़ा। फिर क्या होता है? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ये लास्ट युद्ध होता है मार्च 1799 ईस्वी से मई 1799 ईस्वी तक। तो इस युद्ध में क्या होता है, इस बार अंग्रेजों के मुख्य सेनापति थे आर्थर वेलेजली और हैरिस और स्टुअर्ट। यहाँ 3 सेनापति थे इस बार तीनों सेनापतियों ने 3 सेनापति, इसमें 2 घमासान युद्धों में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और श्रीरंगपट्टनम के किले में इसने शरण ली। अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर लगभग 15 दिन तक घेरा डालने के बाद 4 मई 1799 ईस्वी को किले पर कब्जा किया और टीपू सुल्तान इस युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। अब इस चारों एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई है, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैसूर के इस्लामिक राज्य का अंत हो गया। टीपू के परिवार के सदस्यों को पेंशन याफ्ता बनाकर वेल्लोर भेज दिया। अंग्रेजों ने कोयम्बटूर, कनारा और श्रीरंगपट्टनम के कुछ भाग प्राप्त कर लिए। मैसूर राज्य का शेष भाग हिंदू राजकुमार कृष्ण राव को के अधीन कर दिया गया और उसके साथ सहायक संधि कर ली गई। अब मैसूर विजय के बाद ही वेलेजली को मार्क्विस की संधि मिली। चतुर्थ एंग्लो मैसूर वार के बाद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में कि मार्क्विस की संधि किसे दी गई थी, यानी कि ये मार्क्विस की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? ये आर्थर वेलेजली को प्रदान की गई थी। और किस युद्ध के बाद? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1799 ईस्वी में। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अब अगले लेक्चर्स में हम आगे के जो युद्ध हुए थे, आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध जो हुए हैं, हम इसको एक एक करके कवर करेंगे अगले लेक्चर में। मैसूर युद्ध जो हुए हैं, मराठा युद्ध और हमारे
जो सिखों से युद्ध हुए हैं, इन युद्धों का हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाया था। तो हमने इसमें सिर्फ मैसूर विजय को ही कोट किया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।